नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस वीडियो में आपको हम प्रश्न संख्या 2 से बताना स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने आपको प्रश्न संख्या 1 और पूरे के पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न बता दिए हैं। वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए। प्लेलिस्ट पर आपको बहुत कुछ मिलेगा एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पर आप ज़रूर जाइए, चेक करिए और वीडियोज़ देखिए, अपनी तैयारी भरपूर कीजिए, क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी यहाँ पर बिल्कुल आसान तरीके से हल करवाना शुरू कर दिए। तो आपका कोई भी डाउट हो गणित से संबंधित हमसे ज़रूर जुड़िए, हमें कमेंट करिए, हमसे ज़रूर पूछिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो अब इसमें हम प्रश्न संख्या 2 से स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आपके ब्राउज फीचर में भी आ जाएगा, ठीक। तो चलो हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे करा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और इसके प्रत्येक सवाल जो है ना 4-4 अंक के होने वाले हैं। तो यहाँ पर कहा है, जैसे का नंबर के द्विघात बहुपद x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात किए शून्यों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। चलो हल करते हैं इस सवाल को। तो देखो हम करते हैं हल में अब सबसे पहले हमें देखो क्या कहते हैं, कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 3 - 7x के शून्य ज्ञात कीजिए। इसको शून्य ज्ञात करना है तो सबसे पहला काम हम इस बहुपद को लिख लेंगे। द्विघात बहुपद, इसको हम मान लेते हैं f(x) बराबर 6x² - 3 - 7x, ठीक। अब देखो चूंकि शून्य ज्ञात करना है तो इसलिए इसके जो बहुपद दिया है इसके बराबर हम यानी f(x) बराबर 0 रख दें। इधर हम आपको समझाने के लिए दिखा दिए, चूंकि शून्य ज्ञात करना है इसलिए f(x) बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, 6x² माइनस का 7x - 3 = 0, सीधा करके लिख दिया। अब देखो एक गुणनखंड बन गया, यानी 6 और 3 का गुणा कराएंगे तो 6 × 3 बराबर कितना आ जाएगा, 18। अब 18 के ऐसे गुणनखंड करो कि उनको जोड़ा जाए तो कितना आ जाए, 7 नहीं, घटाया जाए तो 7 बचे। इस चिन्ह से हम पहचानते हैं बात जोड़ने पर हो रही है घटाने पर। तो इसको हम 9 से काटते हैं, 9 × 9, 9 दूना 18। तो ये हमारे बन गए गुणनखंड, ठीक। यहाँ तक बात क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, लिख देंगे 6x² देखो x² का गुणांक एज इट इज लिखा रहता है, ठीक। अब यहाँ चिन्ह माइनस है तो माइनस ही लगा रहेगा। अब इसमें बड़ा गुणनखंड क्या है, 9 है तो 9 लिखेंगे। अब बताओ भैया यहाँ 7 आना चाहिए, 7 लाने के लिए इसमें हम कितना जोड़ दें कि 7 आ जाए, तो प्लस का यानी दूसरा वाला जोड़ेंगे तभी तो आएगा, x - 3 और बराबर 0। अब देखो इतने से कामन क्या मिलेगा, यहाँ हमें मिलेगा कामन 3 और ये x, 3x कामन, तो अंदर क्या बचेगा, 3 दूना 6, तो 2x और 3 का 9 भाग देंगे तो 3 × 3 = 9, यानी -3। और अब यहाँ साइन जैसे प्लस है, इसमें से हमें इसी चिन्ह के साथ ही कामन, देखो 2 का भाग जाएगा ना 3 का जाएगा तो कामन यहाँ से 1 मिलेगा, तो अंदर बचेगा 2x - 3 = 0। अब यहाँ से ये 2x - 3 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ये 3x + 1 एक ब्रैकेट में और बराबर में 0। अब देखो हमें शून्य ज्ञात करना है शून्य को तथा शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यदि 2x - 3 बराबर 0 तो यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो यहाँ से x बराबर केवल 3/2, ये x की वैल्यू आ गई एक। अब एक में इसमें कर लेते हैं, या 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर 1 को इधर लाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से x बराबर -1/3 आ जाएगा। ये शून्य कहा गए। अब देखो कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के सत्यता की भी जांच कीजिए। अब देखो हम करते हैं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच। तो देखो यहाँ हम सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योगफल क्या होता है। तो सूत्र होता है, देखो सबसे पहले निकालते हैं मूलों का योगफल।
योगफल, यानी मूलों का योगफल के लिए एक सूत्र होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक, ये सूत्र होता है। तो अब इसमें देखो मूल हमारे एक तो 3/2 आया, 3/2 और प्लस एक आया -1/3, तो -1/3 बराबर, अब देखो -x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक हम कहाँ इसमें देखेंगे, तो x का गुणांक यहाँ क्या है -7 है, अपान में x² का गुणांक, देखो -7 है तो एक तो ये माइनस हो गए और माइनस ये सूत्र वाला ये तो रहेगा, अपान में x² का गुणांक है 6, तो 6 आ जाएगा। तो अब देखो इसको थोड़ा और फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2। अब देखो माइनस और प्लस का गुणा हमेशा माइनस रहता है, तो 1/3 रहेगा, बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का गुणा प्लस, तो ये आ जाएगा 7/6। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो देखो इसका इधर मल्टीप्लाई, एलसीएम ले रहे हैं, 3 तिरका 9 -2 एकम 2 और नीचे गुणा यानी 3 दूना 6, ये आ जाएगा बराबर 7/6। तो यहाँ भी 9 में 2 गए, बचेगा कितना 7/2, 2 नहीं, ये 6 रहेगा, बराबर 7/6। तो ये क्या आ गया, LHS बराबर RHS आ गया कि नहीं, ठीक। अब मूलों का योगफल अभी ज्ञात किया, अब हम क्या निकाल लेते हैं, मूलों का गुणनफल। तो ये भी लिख लेते हैं, देखो मूलों का गुणनफल, मूलों के गुणनफल के लिए सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, ठीक, ये होता है। तो अब मूल क्या है हमारे, मूल है 3/2 इंटू 1 है -1/3 बराबर अचर पद, देखो यहाँ पर है केवल -3, तो -3 अपान x² का गुणांक कितना है, ये है 6। तो अब देखो 3 से ये 3 कट गए, तो ये बचेगा कितना, ऊपर -1 और नीचे 2 और बराबर 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो ये भी -1/2। तो यहाँ भी क्या आ गया, यहाँ भी LHS = RHS आ गया। तो ये बात क्या हो गई, प्रूव हो गई, ठीक। तो यही हमें इसमें बताना था, करना था, आशा समझ में आया होगा। अब देखो दूसरा नंबर सवाल जो है बेहद ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये क्या कहता है, कह रहा दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, ठीक। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ छोटी संख्या और बड़ी संख्या की बात करिए, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, लिखेंगे माना बड़ी, पहले मान लो, बड़ी संख्या बराबर x और छोटी संख्या बराबर भी मान लेते हैं, छोटी संख्या बराबर y। इस तरीके से छोटी और बड़ी मान लिया। अब देखो यहाँ प्रथम शर्त क्या कहती है, तो हम लिख लेते हैं प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त कहती है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, तो बड़ी संख्या हमने x माना, तो यानी x का वर्ग माइनस छोटी संख्या y माना, तो छोटी संख्या का वर्ग, तो बराबर कितना आ रहा है 180। यही हमारा समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी ये द्वितीय शर्त आ गई। तो हम लिखते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त है, कह रहा छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या y है, तो ये हो जाएगा y² बराबर कितना है, बड़ी संख्या का 8 गुना है ना,
यही तो कहा है। तो बड़ी संख्या हमारी आ जाएगी 8x। ये हो गया समीकरण 2। अब क्या करो, समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रख दो। तो यही हम लिख देते हैं, समीकरण 2 से y² का मान समीकरण 1 में रखने पर चलो रख देते हैं। तो समीकरण 1 है हमारा x² माइनस y² बराबर 180 है। अब y² का मान 8x है तो यहाँ 8x रख देंगे। तो ये आ जाएगा x² माइनस का y के स्थान पर 8x बराबर 180 रहेगा। 180 को उधर ले आओ तो ये आ जाएगा x² माइनस का 8x माइनस के 180 बराबर में 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गया। अब मतलब कहने का है इसका कि 180 कैसे गुणनखंड करो कि घटाने पर 8 बचे। तो हम लिखेंगे x² माइनस के, देखो 18 दाम 180 तो 18x और प्लस के 10x बराबर 180। अब देखो इससे हम कॉमन लेंगे तो यहाँ इतने से x कॉमन है तो अंदर बचेगा x माइनस का 18 और यहाँ से प्लस 10 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस का 18 बराबर 0। अब ये देखो x माइनस 18 सेम है, एक ब्रैकेट में लिख लिए और एक में ये x और प्लस का 10, x प्लस का 10। इतना आ गया। अब हम कर लेते हैं यदि, इधर यदि, अब देखो पहले x माइनस 18 बराबर 0, x माइनस 18 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। और इधर या एक बार इसके बराबर 0 करेंगे यानी x प्लस 10 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर माइनस 10 आ जाएगा जो कि हो जाएगा अमान्य। माइनस आना नहीं चाहिए है ना, अमान्य हो गया। अब ये जो x का मान ये 18 है इसको हम लेंगे तो x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर, बस इतना कर दो, x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर चलो रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारा है ये y² बराबर 8x है तो यहाँ से आ जाएगा y² बराबर 8 इंटू x का मान ये 18 निकल कर आया तो हम 18 रख देंगे। ठीक, तो अब देखो थोड़ा इसको और हल कर लेते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 2 और गुणा इसको लिख सकते हैं 18 को 2 गुणा 9 ऐसे। ठीक, या y² बराबर, अब देखो 4 दूना 8 दूना 16, इसको 16 गुणा 9। अब y बराबर यहाँ से जब y बराबर है तो इस पर हम वर्गमूल लिख सकते हैं यानी 16 गुणा 9। तो इसको जब हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे या वर्गमूल ले लेंगे तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 3 गुणा 4 यानी 4 गुणा 3 यानी y बराबर आ गया 4 12 सिंपल। अब हमसे पूछा था दोनों संख्याएं तो यही उत्तर हो जाएंगी। अतः दोनों संख्याएं बराबर, एक हो गई 18 कामा 1 हो गई 12 और यही आंसर हो जाएंगे। आशा है सवाल समझ में आया होगा। देखो अगला सवाल है, करा सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो एक हम यहाँ क्या करते हैं, एक ये वृत्त बना लेते हैं। ठीक, किसी व्यास पर, तो एक ये बना लिया, ये स्पर्श रेखा है। ठीक, और ये मान लेते हैं इसका केंद्र है O। अब का है व्यास, तो एक व्यास हम ये ऐसे बना देते हैं। इसको, इस बिंदु को दे देते हैं P, इसको दे देते हैं Q।
ठीक। और ये रेखा हो गई हमारी ए बी और ये हो गई सी डी। यहाँ तक बात क्लियर। अब ये हमें अपनी तरफ से नहीं बना, देखो जैसे कहा सवाल में, कृष्ण के किसी वृत्त के किसी व्यास पर, तो एक ये वृत्त हो गया किसी व्यास के सिरों पर, तो एक ये व्यास हो गया, इसके सिर कौन हो गए, एक ये हो गया एक ये हो गया, सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये स्पर्श रेखाएं हो गई समांतर होती हैं, ये सिद्ध करना है। तो अब चित्र बना लिया। अब इस चित्र के अनुसार हम लिखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। अब देखो यहाँ पर हम दिया है, हमें क्या क्या लिखेंगे। एक तो वृत्त है जिसका केंद्र O है, यही लिख लेंगे, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, O है, ठीक, O है। ए बी व सी डी स्पर्श रेखा है, ए बी व सी डी स्पर्श रेखाएं हैं, हैं और ये पी क्यू व्यास है तथा पी क्यू व्यास है। इतनी चीज़ें दी गई हैं तो वही हमने लिख दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं इसको रचना तो इसमें कुछ करनी नहीं, बस उपपत्ति डाल देते हैं, हेडिंग। तो हेडिंग डालेंगे उपपत्ति, उपपत्ति मतलब वही प्रूफ, ठीक। उपपत्ति में क्या करते हैं, एक बात हमें पता होना चाहिए जो कि अब हम लिख के आपको दिखाई देते हैं। तो चूंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, तो ये इसी चीज़ हमने लिखवा दी। तो यानी ये और ये कैसे कोण हो जाएंगे, 90 अंश के हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इसलिए कोण जैसे हम लिखते हैं ओ क्यू डी बराबर कोण ओ पी ए, ये भी तो हो जाएगा 90 अंश बराबर कोण ओ पी ए, ठीक। और ये बराबर हो, लेकिन हमारा काम इतने से ही चल जाना, तो हम दूसरा नहीं लिखेंगे, ठीक। बराबर हो गए, ठीक। तो अब देखो, और बराबर होने के साथ साथ अब ये देखो, यहाँ देखें तो जेड जैसी आकृति नज़र आएगी, तो जो संगत कोण भी हुए, तो यही चीज़ हम लिख देंगे, जो कि संगत नहीं है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, ठीक। एकांतर कोण है इसलिए, और एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ठीक, सदैव बराबर होते हैं। ये नहीं, यदि एकांतर कोण बराबर हैं तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी, ये कंडीशन होती है। तो हम कह सकते हैं इसलिए ए बी समांतर सी डी, और ये हमें प्रूफ करना था, जो कि प्रूफ हो गया। अगला नंबर देख लेते। अब ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से कृष्ण वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। अच्छा सवाल है समझने के लिए। तो सबसे पहले देखो, इसमें एक हम क्या करते हैं, एक चित्र बना लेते हैं, ठीक। एक कोई बाह्य बिंदु ले लेते हैं, सिद्ध की किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, तो ये हम मान लेते हैं ये वृत्त है एक जिसका केंद्र O है, ठीक। अब एक ये बाह्य बिंदु मान लेते हैं, इसको बाह्य बिंदु को हम का नाम देते हैं P, ठीक। बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, इतना कहा, तो हम इसका मतलब है कि स्पर्श रेखाएं भी खींची गई हैं, ऐसे, तो ये स्पर्श रेखाएं हो गई। तो स्पर्श रेखा जब हो गई तो
ये वृत्त कंप्लीट कर देते हैं। स्पर्शरेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। यानी ये केंद्र है, केंद्र से मान लो ये हमारा जैसे स्पर्श बिंदु ये बनेगा, तो इसको मिलाया गया और इधर इसको मिलाया गया, तो कह रहा है कि इनका टोटल आपस में इसका और इसका 180 अंश होना चाहिए। तो ये कहा है, तो इसको हम नाम दे देते हैं P, इसको Q, P तो इसको दे दिया है, तो इसको नाम दे देते हैं A और इसको नाम दे देते हैं हम B। ठीक, अब बात क्लियर हो गई। ये और ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे जो चीज़ें हमें दी गई हैं, दिया है हेडिंग डाल लेते हैं। अब देखो इतना जो चीज़ें हमें दिया है इतना लिख लिया। जैसे एक वृत्त जिसका केंद्र O है ना, AP एक बाह्य बिंदु है, ये AP व BP स्पर्शरेखा, यही चीज़ इतनी ही दी गई और कुछ नहीं दिया गया है। अब देखो इसमें सिद्ध करना है, तो हम हेडिंग डालेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कोण APB प्लस कोण AOB बराबर 180 अंश, ये लाना है कुल मिला करके। इतनी बात क्लियर। चलो अब अगली हेडिंग पड़ेगी हमारी उपपत्ति में चलो क्या होता है देखते हैं। उपपत्ति में देखो एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, ये कोण, ये त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। तो ये चीज़ हम सबसे पहले लिखेंगे। ये चीज़ आपको पेपर में ब्रैकेट के भीतर ज़रूर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ठीक, जब लंब होगी तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश, और ये भी 90 अंश। बचा ये, बचा कि नहीं बचा? तो हम चलो हल कर लेते हैं। अब इसलिए चतुर्भुज OBPA, चलो चतुर्भुज AOBP में, अब देखो ये 90 यानी ये कोण ये 90 है, तो हम सीधे लिख लेते हैं, या इन कोणों को मान भी लो आप, जैसे एक इसको ये 90 है और इसको कोण 2 मान लेते हैं, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण ये वाला ये 90 ही माना है, और ये भी 90 मतलब आया ही है। 90 बराबर कितना होगा? 360। अब ये 360 क्यों लिख दिया? तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी ASQP लिख दिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो अब कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस 9 दूना 18, यानी 180 हो गया, बराबर किसके आ गया? 360 के। 180 को उधर ले आओ, तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा? 360 माइनस का 180, तो यहाँ से कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 ही तो बचेगा, और यही तो हमें प्रूव करना था। फिलहाल कोण A1 को क्या लिखोगे? APB लिखेंगे, कोण APB प्लस कोण 2 को लिखेंगे AOB, कोण AOB बराबर 180 अंश आ गया, और यही तो हमें प्रूव करना था, प्रूव हो गया। तो हम लिख देंगे प्रूव्ड, ऐसे काले पेन से। चलो अगला नंबर देखते हैं। तो अब देखो ये सवाल है, कह रहा है एक थैले में
3 लाल गेंद और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में एक में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि एक, पहला सवाल लाल हो, फिर दूसरा लाल नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखो लाल गेंदें हैं कितनी, तो हम लिख लेते हैं एक थैले में लाल गेंदें, 3 लाल गेंदें। तो लाल गेंदों की संख्या हमें दे दी है। लाल गेंदों की संख्या बराबर कितनी है, 3। कह रहा 5 काली गेंदें हैं। काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या बराबर है 5। ठीक, अब तो थैले में कुल गेंदें कितनी हुई, इसलिए थैले में कुल गेंदों की संख्या बराबर हो जाएगी 3 + 5 बराबर 8। अब देखो कह रहा है इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाले, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो यानी पहला नंबर हमें अब सवाल है, तो फर्स्ट नंबर हम डाल लेते हैं। लाल गेंद होने की प्रायिकता, यही तो कहा है, लाल गेंद होने की प्रायिकता बराबर, देखो गेंद लाल होगी तो लाल गेंद की हमें संख्या ऑलरेडी पता है 3 है, तो प्रायिकता का बस सूत्र लगा दो। प्रायिकता बराबर सूत्र होता है अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की संख्या। ठीक, तो यहाँ पर अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल है 3 और कुल परिणाम कितने हैं, 6 नहीं 8 हैं, कुल परिणाम 8 है। तो 3/8 हो गई ये लाल गेंद होने की। अब लाल गेंद ना हो तो अब यहाँ सेकंड नंबर जो सवाल है वो क्या कहता है, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता, लाल गेंद ना होने की प्रायिकता बराबर, इसमें क्या होगा, अनुकूल परिणामों की संख्या, सेम सवाल सूत्र, अनुकूल, तो लाल गेंद ना होने की अनुकूल परिणामों के कितने हैं, 5 हैं, तो बराबर ये आ जाएगा 5 और ये कुल परिणाम कितने हैं, 8। तो ये दोनों के आंसर हो जाएंगे। आशा है समझ में आया होगा। अब देखो अगला सवाल है, कह रहा नीचे दिए गए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारम बाधाओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। सवाल अच्छा है। ठीक, तो चलो इसको भी हम हल करते हैं। तो लिख लेंगे हल। सबसे पहले जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं इनको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, वर्ग अंतराल ऐसे शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक, और फिर इधर है ये बारंबारता, तो इसको भी लिख लेते हैं बारंबारता है। इसके अलावा अब हम निकालेंगे संचयी बारंबारता, एक कॉलम में संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक, ये हो गए। अब देखो वर्ग अंतराल हमारे कितने हैं, पहला है 0 से 10, 0 से 10, दूसरा है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर 30 से 40, 40 से 50 और ये 50 से 60 तक है। इसकी बारंबारता है 5, इसकी है x, इसकी है 20, इसकी है 15,
इसकी है y, इसकी है 5। अब संचयी बारंबारता देखो कैसे निकाली जाती है ये पता होना चाहिए। जैसे ये 5 है तो ये तो 5 ऑलरेडी रहेगी। अब 5 में x को जोड़ देंगे, संचय होना मतलब इकट्ठा होना। 5 को x में जोड़ें तो ये हो जाएगा 5 प्लस का x, और 20 तो ये हो जाएगा 25 प्लस का x। अब फिर 15 और जोड़ दो तो ये आ जाएगा 40 प्लस का x। फिर y जोड़ दो तो ये आ जाएगा 40 प्लस का x प्लस का ये y, और ये हो जाएगा 5 यानी 45 प्लस का x प्लस का ये y। इतना बात क्लियर। अब यहाँ पर बात आती है जब भी हम माध्यक बराबर निकालते हैं, ठीक है, तो इसके लिए एक सूत्र होता है, वो हम आपको यहाँ लिख के दिखाई देते हैं। ये सूत्र होता है यानी L प्लस, ठीक है, n/2 माइनस सी एफ अपान स्मॉल एफ इंटू ये h। तो ये जब सूत्र होता है माध्यक बराबर, तो इसमें ये क्या माने क्या होता है। तो अब देखो सबसे पहले इसमें माध्यक n पता करेंगे। तो n कितना होगा, n होता है इन सब माध्यिकाओं का यानी बारंबारताओं का योग। जितनी बारंबारताओं का योग होगा वही हमारा n होगा। तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा 45 प्लस का x प्लस का ये y, ठीक, ये n बराबर वैसे होगा। लेकिन हमें सवाल में दिया गया है कि n बराबर 60 है, तो हम ये चीज़ें ना लिख करके सीधे n बराबर 60 ही क्यों ना लिख लें, ठीक, n बराबर 60 दे दिया। हालांकि ये भी n के बराबर ही आएगा होगा क्योंकि इन माध्यिकाओं का सबका टोटल है। अच्छा, अब इतनी बात क्लियर, n पता चला, l क्या होगा। अब पता करते हैं n/2 निकालने से, n/2 करते हैं तो n/2 बराबर क्या होगा 60/2 यानी 2 एकम 2, 2 तियां 6, यानी n/2 बराबर आ गया 30। अब 30 को देखेंगे किस माध्यक वर्ग में आएगा, यानी 30 एग्जैक्टली ये जो 30 है ना ये कहाँ आएगा। अब ये समझने वाली बात। तो देखो ये इसकी रेंज कितनी है 20 से 30 तक, तो 30 आ गया यानी तो 30 इसी में तो आ जाएगा। तो इसी वाले कॉलम को हम घेर लेंगे, यानी ये हमारा होगा माध्यक वर्ग। यानी माध्यक वर्ग क्या आ गया हमारा, अब माध्यक वर्ग आ गया माध्यक वर्ग बराबर आ गया 20 से 30। तो इसी में ये जो है इसी के ठीक सामने माध्यक वर्ग के ठीक सामने वाला जो होता है वो होता है हमारा f, और संचयी बारंबारता में ठीक माध्यक वर्ग के ऊपर वाला वो होता है CF। इतनी बात क्लियर। अब तो यहाँ से हमें पता चल गया f बराबर आ गया 20, CF बराबर भी पता चल गया 5 प्लस का x। अब L क्या होती है, L होती है माध्यक वर्ग की लोअर लिमिट। तो ये माध्यक वर्ग इसकी लोअर लिमिट कितनी है 20, L पे पता चल गया। और H भी सूत्र में लगेगा, तो H बराबर देखो क्या होता है, इस आया ना, तो H होता है वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर। तो वर्ग अंतरालों के बीच का अंतर कितना है 10 का है, तो H बराबर आ गया, ठीक। अब हमें सवाल में x और y के मान ज्ञात करने हैं। x और y के मान ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, n वाला सूत्र लगाते हैं। n बराबर हमें 60 दे रखा है सवाल में, ये है ना, तो और यहाँ n ये भी निकला है, ठीक। तो हम पहले यही लगा देते हैं, n बराबर एक तो 60 है और 60 बराबर ये भी तो n के बराबर आया है ना, आता भी है, तो हो जाएगा 45 प्लस का x प्लस का y। तो यहाँ से 45 को इधर ले आते हैं पक्षांतर करके, तो ये आ जाएगा 60 माइनस का 45 बराबर x प्लस का y। सीधा करके लिख दो तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 60 में 45 घटा दो बचेगा 15, समीकरण 1 आ गया। अब सूत्र अगला लगा देते हैं भाई, हमें माध्यक दे रखा है ये, तो माध्यक का ही सूत्र लगा देंगे ये, ठीक।
तो माध्यक बराबर सूत्र होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपान F इंटू H। ये तो माध्यक हमें 28.5 दे रखा है, 28.5 बराबर L का मान लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट तब ये निकल कर आई 20 प्लस n/2 निकल कर आया है ये 30 सीधे रखेंगे, है ना, और कुछ नहीं, ये 30 है रखेंगे, तो हम रखेंगे 30 माइनस CF का मान अभी निकल गया 5 प्लस का x, तो ये अंदर 5 गुणा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 और प्लस का x हो जाएगा अपान में, सॉरी ये माइनस का ही रहेगा क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी है ही, माइनस का x अपान CF नहीं f का मान 20 है, तो 20 इंटू h है, h का मान भी हमें दे रखा है 10 सवाल में, ये h इन सब वर्गों के बीच का अंतर होता है, तो h बराबर हमने 10 निकाला, तो 10 2 एकम 2 0 कटा। अब 20 को इधर ले आओ, तो 20 इधर लाएंगे तो ये आ जाएगा 28.5 माइनस को 20 बराबर 30 में 5 गए, बचा 25 माइनस का x बटे 2। आप घटा दें तो ये आएगा 8.5, ठीक, और 2 को इधर गुणा करा दो सीधे, तो इंटू 2 बराबर 25 माइनस का x, तो 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, 1 17, यानी 1 अंक दशमलव बराबर 25 माइनस का x स्क्वायर नहीं है, ये समझ लेना, ठीक, ये चीज़ अलग है। अच्छा, तो x को इधर ले, 17 को इधर भेज दो, तो यहाँ से x बराबर 17 इधर जाएगा, तो आ जाएगा 25 माइनस का 17, ठीक है, 25 माइनस का 17, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 8। अब ये x का मान समीकरण 1 में रखो चाहे रखो 2 में, हम 1 में रख ही देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख देते हैं, समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 15, तो x का मान 8 आया, तो 8 प्लस वाई बराबर 15, तो यहाँ से y बराबर आ गया, सॉरी y बराबर 15 माइनस का 8 आया, तो y बराबर आ गया 7, और यही हमसे मान पूछे गए थे, तो ये आंसर आ गया, यही आंसर गया। अब आगे के जो सवाल हैं, अगला नंबर सवाल वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में 5 सवाल हो गए, ये काफ़ी, लेकिन हमें करने कितने थे, 6 सवाल लग गए, करने केवल 5 थे। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना भाई, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर इसके अगले भाग में।